दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह आपका स्वागत है। आशा है आप ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने संतुलन हमारे जीवन का परिमाप है, इसके बारे में मैंने 2 शब्द लिखे हैं। उसी की व्याख्या कर रहा हूँ कि संतुलन क्या होता है। संतुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने में कार्य और हमारे बीच में जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे और जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य के बीच में, हमारा और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके बीच में किस प्रकार का माहौल हमने पैदा किया, उसी को संतुलन कहते हैं। यानी सामंजस्य स्थापित करना। हम किसी भी कार्य को करते हैं उसमें संतुलन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना संतुलन के हमारा कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, इस संसार में व्याप्त समस्त प्रकार के प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे और प्रकृति जन्य संपदाएँ हैं, नदी है, नाले हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, से लेकर एक एक पानी की बूंद का संरक्षण करने की आदतों को अपने जीवन की प्रवृत्तियों में प्रौद्योगिक रूप में संचालित करना एक सुंदर भविष्य की दिशा के मार्गदर्शन के वास्तविक सूचक है। अब सृष्टि द्वारा जनित हमको ये चीज़ें मिली हुई हैं, ये सब चीज़ें मानव को मिली हुई हैं। मानव सभी प्राणियों का सबसे बड़ा मानक है। वह सबके जीवन को सुचारू रूप से चलाने का एक विकल्प है। बिना मानव के कोई भी जीवन आगे नहीं चल सकता है। अब मानव को इन सभी चीज़ों में कैसे संतुलन रखना चाहिए, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मानव को सभी प्राणियों का में बुद्धिजीवी माना गया है और मानव ही आज के युग में सभी प्राणियों को संचालित कर रहा है। ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि से ही परमात्मा द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया है जब से सृष्टि की रचना हुई, और यही प्रवृत्ति चलते आ रही है कि मानव द्वारा ही सभी कार्य होते हैं। अगर मानव चाहता है कि इस जीवन को संतुलित ढंग से चलाया जाए तो वह उसके अपने हाथ में है, हमारे हाथ में है। अच्छा हम करें वो भी हमारे हाथ में है, अगर बुरा हम करें वो भी हमारे हाथ में है। तो ये जो भी हमारी संपदाएं हैं, इनके बीच में हमें अपने को संतुलित करने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। सही रूप में आंकलन किया जाए तो हमारे और प्रकृति जन्य क्रियाओं, जो भी प्रकृति जन्य क्रियाएँ होती हैं, प्रतिक्रियाएँ होती हैं, आपसी भार और निश्चित तोल की बराबरी का निर्धारण करने का मापदंड मानव ही होता है। अर्थात सभी पक्षियों की जो भी जिस प्रकार के भी पक्षी होते हैं, जो कोई भी कार्य विधि होती है कि यथास्थिति स्थान का निर्धारण करना सबसे बड़ा, उसको यथास्थिति मैंने अपनी स्थिति में निर्धारण कैसे किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी रचना किया जाए, कैसे उसमें गुणवत्ता लाई जाए, कैसे उसको रूप में निखार लाया जाए, इसका मानक सबसे बड़ा मानव है। यानी हम संसाधन और जुटा सकते हैं, लेकिन उसकी कार्यविधि को एक स्वरूप देने का काम जो है मानव ही करता है। मनुष्य ही संतुलन को संजो कर रखने और विकृति का सबसे बड़ा विकल्प है। कहने का मतलब ये है, मानव हम ही एक ऐसे हैं, मानव ही एक ऐसा है जो इस भूमंडल के संतुलन को संजो कर रखना और उसकी विकृति का भी दोनों चीज़ करने का वह सबसे बड़ा विकल्प है। ये सृष्टि ने ये हमारे लिए निर्धारित किया है। जो मानव जीवन में आता है वह अपने जीवन में क्या क्या करता है, इस प्रकृति को, इस संपदा को कैसे संजो कर रखता है और कैसे आगे बढ़ाता है, ये मानव की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे जीवन के क्षेत्र में प्रेरणा के मनोविज्ञान के आधार पर परिवर्तन से हमें जीवन का संतुलन किसी न किसी रूप में सामने आता है। हम जानते हैं
जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ साथ बदलते हुए समय के अनुसार हमारे मूल्यों का निर्धारण होता है और भावना व हमारी मनपसंद चीज़ों से हमारी सकारात्मक दिशा का सूचक भी यही होता है। यानी हमारी सकारात्मक जो दिशा होती है उसका सूचक भी हमारे जो कार्य के परिणाम स्वरूप जो कार्य हम समय के साथ करते हैं वही हमारे मेन कार्य होते हैं और उसकी सकारात्मक दिशा का मापदंड देने का सबसे बड़ा मानक मनुष्य है। हमारा शरीर, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वायु है, अग्नि है, जल है, धरती है। आसमान में सभी तत्वों की प्राप्ति हमें इन्हीं अवयवों से होती है। जब तक जीवन में सांस रहती है हम पूर्णतः इन पर आश्रित रहते हैं। हम जिस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, हमें प्रकृति जन्य निर्मित संसाधनों को अपने जीवन के मूल अंग के रूप में संजोकर रखना हमारा नितांत कर्तव्य है। तभी हमारे अस्तित्व की रक्षा भी संभव है। जब हम इनके रूप रंग गुणशील को अगर संजो कर रखेंगे, इनके साथ सामंजस्य बना के रखेंगे, तभी हमारा अस्तित्व भी, हमारे आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व भी, हमारा जीवन जो है, आगे जो भी जीवन है, जो आने वाला जीवन है, जो भी लोग आएंगे, वह इन्हीं संपदाओं के, इन्हीं मूलभूत अंगों के आधार पर प्रकृति जन्य निर्मित संसाधनों पर ही निर्भर है। बिना उसके हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। हमारे दैनिक जीवन में इन्हीं के स्वरूप को विकसित करने के बाद सभी पदार्थों का निर्माण और निर्धारण किया जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये निश्चित मानना चाहिए कि हमारा प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है, हम ये नहीं है कि मनुष्य ही सब कुछ करेगा, लेकिन प्रकृति के साथ हमारा ऐसा लगाव है, बिना प्रकृति के संसाधनों से हमारा जीवन नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है, हम जी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार प्रकृति भी, अगर मनुष्य नहीं होगा तो प्रकृति भी संजोकर नहीं रख सकती है। यानी हम एक दूसरे के पूरक हैं। आज विज्ञान की पराकाष्ठा ने यद्यपि कितनी भी उन्नति की हो, सभी वैज्ञानिक संसाधन और नए नए कीर्तिमानों के संरचना के अवयव यही है। मनुष्य ने परीक्षणों और प्रयोगों के द्वारा अपने स्वरूपों को बदलकर अपनी आवश्यकता का निर्धारण किया है। यानी प्रकृति जन्य जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं को संजोकर मानव ने उसी से सब कुछ निकाला, उनके तथ्य को निकाला। चाहे हम साइंस की दुनिया में जाएं, विज्ञान की दुनिया में जाएं, और हम भौतिक में जाएं, रसायन में जाएं, और जीव क्षेत्र में जाएं, और वनस्पति क्षेत्र में जाएं, तो सभी की संरचना जो है वह मानव और प्रकृति जन्य चीज़ों से ही के निर्धारण पर ही संभव है। और जो मनुष्य ने अनेक प्रकार के परीक्षण किए, जो प्रयोग किए, जिनसे कोई नए तथ्य आगे आए, उसका मानक अगर प्रकृति नहीं होती, प्रकृति में इतने प्रकार के संसाधन नहीं होते, तो मानव किसी प्रकार का आगे नहीं बढ़ पाता और मनुष्य का विकास नहीं हो पाता। तो हमारी सबसे बड़ी नितांत आवश्यकता है कि हमको संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश में संतुलन में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिससे हमको भावी जीवन में खतरा हो सकता है। इस संभावनाओं को रोकने के लिए हमें आज ही से सजग होना चाहिए। प्रकृति के साथ हमें संतुलन बना के रखना हमारा जन्मसिद्ध कर्तव्य होना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी कारगर उपाय करने हैं, सभी नागरिकों को उसके लिए कारगर उपाय करने चाहिए। हमें आपसी सामंजस्य स्थापित करने और जीवन पद्धति को बनाए रखने के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के साथ भविष्य की अपेक्षाओं को साकार करने के लिए अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है। तभी हम आगामी चुनौतियों से निपटने में सक्षम होने के लिए अपने को मजबूती प्रदान करते हैं। अब हमारी मजबूती तभी होगी जब हम उनका निर्धारण, उनके लक्ष्यों का निर्धारण सही ढंग करेंगे और हर प्रकार के चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे। तभी हम जो है मजबूती से टिके रहेंगे। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ विश्व में व्याप्त सभी प्रकार के आगामी परिवर्तन और बदलावों को निरंतर चाहे किसी प्रकार के भी बदलाव हों, हमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होती है। जितने भी भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं,
जो भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सभी के लिए हर संभव तैयार रहना हमें तैयार रहना पड़ता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो हम दिन पर दिन नीचे गिरते जाएंगे, यानी प्रकृति से हमारा सामंजस्य टूटता जाएगा। क्योंकि रोज की नई घटनाएं एवं प्रकृतिजन्य बदलाव किसी भी रूप में हमें सतर्कता के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति में अनेकों प्रकार के दैवी आपदाएँ आती हैं, कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं, दैनिक घटनाएं होती हैं। तो वह घटनाएं जब होती हैं, उन्हीं से हम जो है उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि इससे हमको आगे को क्या करना चाहिए। तो हमारी सचेत रोज़ की जो नई घटनाएं होती हैं, चाहे वो वैसे घटना हो, हमारे दैनिक जीवन की हों या प्रकृतिजन्य हों। दैवीय आपदा प्रकृतिजन्य है, अधिक बारिश होना प्रकृतिजन्य है, बहुत गर्मी होना प्रकृतिजन्य है, इसको कोई रोक। लेकिन इसके लिए हमको संसाधनों को ढूंढना होगा कि कैसे हम इस परिस्थिति में, इन परिस्थितियों में अगर बदलाव आता है तो उसको हम कैसे रोकें। इसके लिए हम कहाँ कमी कर रहे हैं, उनकी सोच को हमको ढूंढ निकालना है। यही संतुलन के साथ हमारा सामंजस्य की सबसे बड़ी रूपरेखा है। जितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी, ये निश्चित है, जितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी, आवश्यकताएं उतनी ही ज़्यादा जन्म लेंगी। उनका निर्धारण हमें उन्हीं संसाधनों के अंतर्गत करना है, ये निश्चित है। यही विचारणीय है कि सीमित संसाधन और बढ़ती हुई जनसंख्या का घनत्व, इसका कहीं न कहीं असर पड़ता है। इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेती हैं, और आपदाएं जन्म लेना निश्चित भी है। यह तो ऐसा ही है कि किसी परिवार में कमाई करने वाला एक व्यक्ति हो, मैं यही समझा रहा हूँ कि ये प्रक्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। किसी भी कोई एक छोटा सा परिवार है, उस परिवार में कमाई करने वाला एक व्यक्ति कमा रहा है और खाने वाले 10 सदस्य हैं, तो इसका प्रतिफल क्या होगा? इसका प्रतिफल वही होगा, वह कमाने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में परेशानी वाला होगा, परेशानी वाला जीवन यापन करेगा। यही है असंतुलन की अवस्था, यानी 10 लोग खाने वाले हैं, 1 लोग कमाने वाला है, ये असंतुलन है, ज़्यादा भार पड़ गया। तो यही चीज़ है, अगर प्रकृति के ऊपर किसी भी संसाधन में, जो सृष्टि द्वारा हमको संसाधन दिए गए हैं, अगर उन संसाधनों में हम कहीं भी अगर हम उसमें ज़्यादा दोहन करेंगे, उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो वह हमारे संतुलन को बिगाड़ देगा। जिस प्रकार एक छोटे परिवार में कोई आदमी जन्म लेता है, उसमें 10 सदस्य हैं, एक आदमी कमा रहा है, वह भी सीमित कमा रहा है, तो उसके सर पर 10 लोगों का भार हो गया। तो ये असंतुलन की अवस्था है। दोस्तों, ये समझने की बात है कि प्रकृति की समस्या जो है, मैंने एक परिवार से आप लोगों को समझ ली। इसी के सापेक्ष अगर 10 में से 3 भी कमाई वाले होंगे तो थोड़ी राहत होगी, यानी अस्त व्यस्तता की स्थिति नहीं पैदा होगी। अगर 3 भी कमाने वाले होंगे तो अस्त व्यस्तता की स्थिति नहीं होगी, हमारी स्थिति थोड़ा बरकरार रहेगी। हमारा संतुलन हल्का फुल्का बना रहेगा, असंतुलन नहीं होगा। हम असंतुलन की दशा में नहीं जा पाएंगे। अब ऐसा ही हमारा प्रकृति से तालमेल के संतुलन का प्रश्न है, जो मैंने आपको बताया परिवार वाली बात। यही बात हमारा प्रकृति के साथ संतुलन है। अत्यधिक जनसंख्या का विस्फोट, समाज में भुखमरी, गरीबी, चोरी, अशिक्षा, अराजकता, आपसी कलह, लूटपाट और आपसी मतभेदों के कारक हैं। यही कारक हैं। इन्हीं कारकों से हमारे संतुलन में असमंजसता आ जाती है। हमारा संतुलन बिगड़ जाता है जब इस प्रकार की चीज़ें जन्म लेती हैं। हम जब जनसंख्या विस्फोट होगा, अधिक जनसंख्या होगी, समाज में भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, चोरी होगी, अशिक्षा होगी, शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अराजकता होगी, आपस में लूटपाट करेंगे और तमाम प्रकार के मतभेद समाज में पैदा होंगे। ये असंतुलन की स्थिति होती है। ऐसे ही प्रकृति भी है। प्रकृति भी जिस प्रकार मानव विस्फोट करता है, मानव मात्र में विस्फोटता का वातावरण कभी कभी आ जाता है, तो प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे ज़्यादा, प्रकृति के साथ हम सामंजस्य रहेंगे, संतुलन रहेंगे, तो निश्चित ही कभी न कभी विस्फोट की स्थिति आएगी। यह हमारे संतुलन को असंतुलित कर देगा।
जैसे कि हम जानते हैं एक लोकतांत्रिक जो देश की दशा और दिशा का निर्धारण करने में हम अपनी सामर्थ्य शक्ति को जन उपयोगी नीति निर्धारण करने के लिए हमारी सरकार के जो तंत्र कार्य करते हैं उनके बीच में परस्पर शक्ति का सामंजस्य बना रहे और निरंकुशता का माहौल न बनने पाए और आपसी सहयोग और सामंजस्य का स्वरूप बना रहे, इसकी के लिए हम जो है एक लोकतंत्र सरकार की कल्पना करते हैं और एक लोकतंत्र सरकार की मांग करते हैं कि हमारे सरकार में जितने भी विभाग हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो जहाँ काम कर रहा है उनमें संतुलन बनाया जाए, कोई भी मोनोपोली न करे, कोई भी इस प्रकार का कार्य न करे। उसके लिए हमारे वहाँ नियम निर्धारित बनाए गए हैं, निर्धारण किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आज समाज में बहुत ही ज़्यादा असंतुलन का माहौल पैदा हो जाता, जिससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। इसी प्रकार प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, जिससे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक तरफा दोहन की प्रक्रिया को रोकना होगा। जो एक तरफा हम दोहन कर रहे हैं, अगर कहीं इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, अभी से हमें सजग हो जाना चाहिए कि हमको एक तरफा दोहन से रोकना पड़ेगा, ताकि धरती की स्थिरता में अविरलता बनी रहे, धरती अपने अनुसार बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की बुराइयां ना आएँ, उसमें विस्फोटक पदार्थ ना आएँ। इसके लिए पेड़ पौधों की सुरक्षा, वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए प्रभाव में विराम लगाकर पानी की तकनीक के नए संसाधनों की खोज और कम से कम प्रयोग से अधिक लाभ उठाने के नए मानकों का निर्धारण करने की आवश्यकता पर बल देकर भविष्य की अपेक्षाओं को संजो कर रखते हुए नवीन खोजों की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमको इन संसाधनों को अगर सजो कर रखना है तो हमको नवीन खोजों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम कम समय में अधिक काम करें और कम चीज़ से अधिक फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ें हमको अपने जीवन में लगाना है। यही हमारे भावी पीढ़ी से भी अपेक्षा होनी चाहिए और उनको इस चीज़ से आज ही से जागरूक करना चाहिए। तभी हमारा प्रकृति के साथ या प्रकृति जन्य जितनी भी चीज़ें हैं सृष्टि के साथ हमारा संतुलन बना रहेगा, तभी हमारी अस्मिता रह सकती है। अन्यथा हमारा जीवन कभी भी खतरे में पड़ सकता है। सबसे पहले हमें प्रकृति के संतुलन के निर्धारण के लिए हमारे द्वारा अपनी निजी दखलंदाजी की सोच में बदलाव करना होगा। ये बहुत नितांत ज़रूरी है। अथपके और जल्दी में लिए हुए निर्णयों एवं दूरदृष्टि की सोच को जागृत करना होगा। जल्दी में निर्णय लिए हैं और निर्णय लेकर के ये नहीं सोचा कि प्रकृति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कोई काम कर दिया, तो इससे हमारी प्रकृति का सामंजस्य बिगड़ जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कोई भी सत्ता हो, उन्हें सर्वप्रथम प्रकृति के नियंत्रण में कारगर उपाय निर्धारित करते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या के घनत्व के अपेक्षित संसाधनों और मानवीय आवश्यकताओं को सोचते हुए भावी पीढ़ी को इस प्रकार भविष्य की सोच के लिए पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है। अगर हम भावी पीढ़ी को पुनर्जागृत करेंगे इस बार, तो निश्चित ही हमारा अस्तित्व रहेगा। हम प्रकृति हमारा साथ देगी और हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे और हमारा संतुलन आपस में बना रहेगा। सबसे पहले हमें निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर पारदर्शिता और शुचिता के भावों से प्रकृति और मानव के बीच में सामंजस्य की अवधारणा पैदा करने की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक की चीज़ें हैं, लोग तो ये सोचने की बातें हैं। तभी हम आर्थिक सामाजिक परिवेश में और भौगोलिक परिवेश में भी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। हमें जनसंख्या के बढ़ते हुए घनत्व के आधार पर जो भी हमारे उत्पाद हैं, जिस प्रकार के हमारे उत्पाद होते हैं, जो संयंत्र हैं, जो टेक्नोलॉजी है के माध्यम से भविष्य की आशाओं में हम तभी खरा उतार सकते हैं और उन मानकों का भली भांति पहल कर सकते हैं। और यही व्यवस्थित संतुलन का सही स्वरूप है। संसाधन हमारे पास बहुत हैं, लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर दुरुपयोग होगा, हमारा संतुलन नहीं बन पाएगा। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारा संतुलन नहीं बन पाएगा। आने वाला जीवन जो है हमारा बहुत ही दुखदायी होगा, कठिन होगा। भावी पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो है, इसके लिए हमको पहले से ही जागरूक होना, अपनी भावी पीढ़ी को जागरूकता का पाठ पढ़ाना नितांत आवश्यक है। हमारे जीवन में स्थिर और गतिशील संतुलन की अभिव्यक्ति
होती रहती है। हम जानते हैं कि हमको स्थिर और गतिशील संतुलन की अभिव्यक्ति भी हमारे जीवन में आती है। इन्हीं के अनुरूप हमें समय के साथ अपने मूल्यों और विश्वास को बनाए रखने की अनुभूति को जागृत करना होगा। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हमें अपने मूल्यों को बनाना पड़ेगा, अपने विश्वास को बनाना पड़ेगा। जब हम अपने विश्वास को जागृत नहीं करेंगे तो समय की चुनौतियाँ हैं वो हम आज की प्रतिस्पर्धा के युग में हमको समय के साथ भी चलना ज़रूरी है और कम से कम समय में अधिक से अधिक फायदा उठा करके प्रकृति के संतुलन को बनाते हुए अपने कार्यों को मूल रूप देना चाहिए, अपने कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। हम संतुलन को उत्पादन के क्षेत्र में वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में भी परिभाषित करते हैं। मूल्य हैं उनको भी उसमें भी संतुलन होना चाहिए। अन्न उत्पादन करना है उसमें भी संतुलन होना चाहिए। हम पानी को खर्चा करते हैं उसमें भी संतुलन होना चाहिए। हम प्रकृति के संसाधनों का जो भी उपयोग करते हैं उसमें संतुलन होना चाहिए। यही हमारी उत्पादकता के क्षेत्र में भी हम अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार एक परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक जिस प्रकार एक परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक और कमाई करने वाला एक सदस्य होता है, उनकी जीवन शैली में काफ़ी परेशानियां जन्म लेती हैं। ये मैंने पहले भी बताया। उसी प्रकार सीमित संसाधनों में अधिक जनसंख्या का बोझ दोनों परिस्थितियों में विघटन की स्थिति पैदा होने के अधिक से अधिक संभावना होती हैं, तो विस्फोट को जन्म देती है। मैंने पहले ही बताया, मैंने फिर इसके बारे में लोगों को सचेत किया कि ये स्थिति इस प्रकार के उदाहरण से अगर हमारे ऊपर बोझ ज़्यादा होगा तो वह एक न दिन वह हमारे लिए विस्फोट हो जाएगा, जो हमारे अस्तित्व को घात लगा सकता है, हमारे अस्तित्व को बिगाड़ सकता है, हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। यही असंतुलन की स्थिति होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बस है, उस बस में 50 सीट हैं और उसमें किसी परिस्थिति बस 100 लोगों को भरा जाएगा, तो निश्चित ही है उसमें कुछ भी हो सकता है। उसका टायर फट सकता है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वह डिसबैलेंस हो सकता है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, कुछ उसका इंजन खराब हो सकता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में ज़्यादा दबाव डालेंगे, ज़्यादा प्रेशर करेंगे, उसका ज़्यादा दोहन करेंगे, उसमें सीमा से ज़्यादा अगर उसमें कोई भार डालने की कोशिश करेंगे, किसी के ऊपर अगर ज़्यादा भार करेंगे, कोई मानव है अगर वह 10 घंटा काम कर सकता है, उसके अगर हम 20 घंटा काम लेंगे, एक न दिन उसका मस्तिष्क में कुछ न कुछ विकार आएगा, मानसिक बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इसी प्रकार प्रकृति के साथ भी हमको संतुलन बनाना। प्रकृति के ऊपर अगर हम ज़्यादा दोहन करेंगे, प्रकृति के ऊपर हम प्रेशर करेंगे, चारों तरफ से उसको तहस नहस करेंगे, पेड़ों को काट देंगे, जंगलों को काट देंगे, सड़कों को बिछा देंगे, जहाँ तहाँ सड़क बना देंगे, मिट्टी का खदान करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे संतुलन को बर्बाद करने के कगार पर हम पहुँचाएंगे। तो हमारा अस्तित्व दोस्तों, भविष्य में हमारा अस्तित्व किसी न किसी प्रकार खतरे में पड़ सकता है। जिस प्रकार एक आदमी होता है, 10 लोग उसके खाने वाले होते हैं, एक कमाई करने वाला आता है, उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ होता है, एक न दिन वह असंतुलन की स्थिति में आ सकता है, वह परेशान हो जाता है, उसको फिर कोई गलत काम करना पड़ता है, उसको फिर उल्टे सुल्टे काम करके धन अर्जित करना पड़ता है। उसी प्रकार की स्थिति प्रकृति में भी होती है। वह कहीं से भी फट सकता है, कहीं से भी वह कोई चीज़ हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति में विकृति आ सकती है। इसी प्रकार हमारा प्रकृति के साथ भी संतुलन का सामंजस्य है। इसी अनुक्रम में आपको बताता हूँ कि अर्थात क्षमता से अधिक कोई भी कार्य जबरन या परिस्थिति बस किया जाएगा तो निश्चित ही एक दिन असंतुलन का परिणाम विस्फोटक होकर हमारे अस्तित्व में आघात पहुँचा सकता है। कहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हमको पहले से ही सचेत होना है कि अगर हम सचेत नहीं होंगे तो ये स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है, इसलिए हमको सचेत होना पड़ेगा।
सूक्ष्म रूप से हमें सीमित संसाधनों में असीमितता का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ या किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संतुलन को बनाए रखना अनिवार्य है। हमें परिस्थिति या प्रकृति जन्य किसी से भी संबंधित हो, जैसे अपने दैनिक जीवन में हम किसी कार्य को करने से पहले वो उसके परिणाम का आंकलन पहले से ही तय करना चाहिए, तभी हमें कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर पहले से हम तय करेंगे हमें कहीं पश्चाताप, क्योंकि उसकी रूपरेखा हमारी सही होगी। अगर रूपरेखा सही होगी तो हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। संतुलन हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा तो हम कभी भी जीवन में कुछ हो सकता है, चाहे आदमी कितनी उन्नति कर दे, उन्नति करके हम क्या करेंगे? अब एक आदमी अपनी उन्नति कर रहा है, दूसरी तरफ हम प्रकृति के साथ दोहन कर रहे हैं, तो ये तो कोई संतुलन नहीं है। संतुलन को सुधारने के लिए तेते पाँव पसारी देती ना भी शौर, हमको उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना हमारे ऊपर वस्त्र हो। चादर जितनी लंबी होगी उतना ही हमारा शरीर होना चाहिए। इसी प्रकार संतुलन की स्थिति भी है। अतः हमें अपने जीवन में कभी किसी कार्य को करने से पहले उसके निर्णयों के परिणामों के बारे में विचार करने की मूलभूत आवश्यकता है। दोस्तों, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तभी हमारा अस्तित्व रख सकता है। तभी हम प्राकृतिक आपदाओं और विघटनकारी विस्फोट से बच सकते हैं। जीवन में अपने निश्चित संसाधनों के अनुसार किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था रखनी चाहिए, तभी हम भविष्य के मानकों को सही दिशा देने में सक्षम होंगे। सुरक्षित और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रकृति में निहित सभी अवयवों का ध्यान रखते हुए भविष्य की रणनीति बनाकर पारदर्शी जीवन व्यतीत कर सकते हैं हम तभी। इसीलिए सभी को प्राकृतिक संपदाओं और सुरक्षित और लंबे समय तक के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण और जल संरक्षण, पेड़ पौधों और वन्य प्राणियों और संपदा को संजो कर रखते हुए मानव जीवन के साथ प्रकृति के बराबर सामंजस्यता का सबसे अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा असंतुलन की स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है। देश के प्रत्येक नागरिक को इसकी गहराई को सोचते हुए भावी जीवन की उज्ज्वलता के लिए संकल्पित होकर जागरूकता के आयामों की पहल करनी होगी। अगर हर नागरिक इसकी पहल करेगा तभी हम एक सफल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। एक सफल और सुखी जीवन यापन करने के लिए हमें हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखना होगा, तभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए स्वयं, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का परिवेश नियंत्रित रख सकता है। यही हमारी आज के जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमें आने वाले भविष्य में जल संरक्षण का ध्यान रखते हुए जल संकट को भी पैदा नहीं होने देना है। संतुलन प्रकृति का नियम है को चरितार्थ करना होगा। दोस्तों, इसी प्रकार जो मैंने अपनी बातें कही, इसको सभी लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, भावी पीढ़ी हो, उसको प्रकृति के साथ संतुलन करके जो भी हमारी संपदाएं हैं उसका तन, मन और वचन से उनका ध्यान रखते हुए कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करके कम से कम संसाधनों को अपनाकर अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये तभी हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। विघटनकारी स्थिति में हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। यही मानव जीवन का आने वाली भविष्य का मानव जीवन का जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होगा। यही बातें उनको अपने लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से उनको चुनौती रखनी चाहिए, उनको लोहा लेना चाहिए, तभी हम मानव जीवन के अस्तित्व को प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं और संतुलन को बनाए रखने में हम तभी कामयाब होंगे। दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका आशीर्वाद, सबका धन्यवाद। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद और भारत माता की जय। और हमको संतुलन के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति की संपदा के साथ हमेशा संतुलन बना के रखना चाहिए, तभी हमारे अस्तित्व की रक्षा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ सबका धन्यवाद।